हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और उस पर हमने लास्ट क्लास में रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस किया था। साथ ही हमने अर्धायु काल और मध्यायु के बारे में भी चर्चा करी थी। आज के इस सेशन में हम उन्हीं सारे टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो अच्छे से आपके क्लियर हो जाए, क्योंकि पढ़ना एक अलग चीज़ है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया जाता है। तो आज के सेशन में हम उन्हीं पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके उससे जुड़िए, क्योंकि सारे के सारे PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस आज का सेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का। देखिए, इसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो लिखा है that the mass of iron nucleus is 55.86 AMU and atomic mass number is 56। तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो अपन लिख लेते हैं। पहला तो ये आयरन का न्यूक्लियस दे रखा है, सो हम बात कर लेते हैं आयरन के न्यूक्लियस की, ठीक है। और इसका जो मास दे रखा है वो है 55.86 U। U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। हमें ये पता है कि एक AMU की वैल्यू जो होती है या एक U की वैल्यू वो 1.66054 10⁻27 माइनस का किलोग्राम में होता है। हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो केवल इतने ही डिजिट का यूज करेंगे। तो इस मास को हम केजी में कन्वर्ट करें तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 10⁻27 केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पोजीशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू किलोग्राम में आ जाएगी। मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास मास इज इक्वल्स टू 9.27 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। ये मेरे पास वैल्यू यू में दे रखी थी और यू से ये वैल्यू मैंने किस में कन्वर्ट कर दी, यू से ये वैल्यू मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दी। क्लियर। उसके बाद हमें दे रखा है इसका एटॉमिक मास नंबर ए जो है 56। ये हमें बिना कहीं पता होता है क्योंकि आयरन के लिए 56 ही होता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स न्यूक्लियर डेंसिटी। हमें फाइंड आउट करनी है इसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास तो हमारे पास आ गया ये और वॉल्यूम अपन को फाइंड आउट करना है। तो इसकी डेंसिटी के लिए हम इसकी वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि न्यूक्लियस को एक स्फेयर की तरह कंसिडर किया जाता है। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है r, वो होती है r0 a⁻1/3, ठीक है। r इज इक्वल्स टू r0 a⁻1/3। ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देंगे तो वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब की जगह आ जाएगा r0 क्यूब और ये 1/3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा a। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3 पाई की जगह अपन वैल्यू पुट कर दे 3.14। r0 की वैल्यू भी हमारे पास फिक्स होती है, वो होती है 1.2 फर्मी, यानी 1.2 इंटू 10⁻15। तो ये आ जाएगा 1.2 10⁻15 और इसका क्यूब और इंटू ए का मान मेरे पास दे रखा है 56। इस पूरे को भी जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूँ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.05 इंटू 10⁻43 मीटर क्यूब। ये मेरे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू मास की जगह तो ये वैल्यू पुट अप कर देंगे जो आएगी 9.27 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। और वॉल्यूम की जगह ये वैल्यू पुट अप कर देंगे 4.05 इंटू 10⁻43 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी गाइस, वो आ जाएगी 2.29 10⁻17। 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो उसके एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती, वो लगभग कांस्टेंट होती है। हमने फाइंड आउट किया था वो 2.38 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के आसपास आती है और ये डेंसिटी भी लगभग उसी के बराबर है। और न्यूक्लियस की डेंसिटी 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के आसपास होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है गाइस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने फेयर काम में कर लीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, या आप लिख लीजिएगा।
सारे के सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है गाइस वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इन क्वेश्चंस को पेस्ट कर लेना अपने फेयर पेन में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, द मास नंबर ऑफ हीलियम एंड सल्फर आर 4 and 32। सल्फर और हीलियम के मास नंबर दे रखे हैं। हीलियम का मास नंबर कितना दे रखा है? हीलियम का जो मास नंबर दे रखा है A1 मैं कह दूं इसको, वो है 4 जो हमें पता भी है, और सल्फर का जो मास नंबर दे रखा है A2 वो दे रखा है 632 जो भी हमें पता है। क्लियर? Respectively, how many times the radius of sulfur nucleus is larger than the radius of helium nucleus? कि सल्फर न्यूक्लियस की रेडियस हीलियम न्यूक्लियस की रेडियस से कितने गुनी होगी? तो हम क्या जानते हैं? We know that रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो होता है R0 a⁻⁴। अगर मैं हीलियम के लिए बात करूंगा फॉर हीलियम, सो मेरे पास क्या आ जाएगा? R of He इज इक्वल टू R0 तो कांस्टेंट है, यह आ जाएगा A of He⁻⁴ से इक्वेशन फर्स्ट। एंड फॉर सल्फर, सल्फर के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा? R of S इज इक्वल टू R0 कांस्टेंट एंड A of S⁻⁴ इक्वेशन सेकंड। सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर देते हैं, सो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, सो RS अपॉन RHE इज इक्वल टू R0 AS⁻⁴ अपॉन R0 AHE⁻⁴। R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा RS अपॉन RHE इज इक्वल टू, इस पूरे को लिख सकते हैं AS अपॉन AHE⁻⁴। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सल्फर रेडियस अपॉन हीलियम रेडियस इज इक्वल टू AS कितना दे रखा है? AS दे रखा है 32, AHE कितना दे रखा है? 4⁻⁴। इसमें इसका डिवाइड करेंगे गाइस तो मेरे पास क्या बच जाएगा? 8। ठीक है, और 8⁻⁴, 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2, सो RS अपॉन RHE इज इक्वल टू 2/1, यानी सल्फर की जो रेडियस आएगी न्यूक्लियस की रेडियस वो हीलियम के न्यूक्लियस की रेडियस की 2 गुनी आएगी लगभग गाइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। चलिए तो इसको भी अपन रफ कर देते गाइस। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और थोड़े अच्छे वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, फॉर अ डीकेइंग 92 यूरेनियम 238, किसी विघटित होते हुए या हो रहे यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ दे रखी है 4.5 × 10⁹ ईयर्स साल। व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ 92 यूरेनियम 238? क्वेश्चन ये है कि यूरेनियम के किसी नाभिक का डीके हो रहा है, विघटन हो रहा है, और उसकी अर्धायु काल हमें दे रखा है 4.5 × 10⁹ साल। हमें निकालना है कि ऐसे किसी यूरेनियम के 1 ग्राम सैंपल की रिएक्टिविटी क्या होगी, उसकी सक्रियता कितनी होगी। चलिए तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हमें दे रखा है यूरेनियम 92 238, ये वाला हमें दे रखा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसकी हाफ लाइफ हमें दे रखी है, सो हम लिख लेते हैं इसकी हाफ लाइफ यानी कैपिटल T, जो दे रखी है 4.5 10⁹ ईयर्स दे रखी है गाइस। ठीक है, तो ये इसकी हाफ लाइफ दे रखी है 4.5 10⁹ साल। हमें निकालना है कि 1 ग्राम सैंपल की रिएक्टिविटी क्या होगी, मतलब हमें इसका जो मास दे रखा है वो है 1 ग्राम, 1 ग्राम सैंपल, और इसकी हमें क्या निकालनी है? रिएक्टिविटी निकालनी है, मतलब इसकी सक्रियता निकालनी है R। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इजी है कि यूरेनियम 92 238 जो है उसका डीके हो रहा है, उसकी हाफ लाइफ दे रखी है, तो हमें 1 ग्राम सैंपल की रिएक्टिविटी निकालनी है कि वो कितना रिएक्टिव होगा। रिएक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो बैक्टीरियल होती है, मैं आपको बता चुका। चलिए तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिएक्टिविटी किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। रिएक्टिविटी को हमने किस तरह से लिखा था? रिएक्टिविटी होती है इकाई समय में विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या, यानी R इज इक्वल टू होती है dN/dt, यही होता है। अब मैंने इसको पॉजिटिव लिया था क्योंकि नेगेटिव तो केवल ये शो करता है कि
सक्रिय नाभिकों की संख्या घट रही है। तो dN/dt के किसके बराबर होता है, लैम्डा n के बराबर, जहां लैम्डा होता है क्षय स्थिरांक और n होता है सैंपल में नाभिकों की संख्या। तो हमें दो चीजें चाहिए रिएक्टिविटी निकालने के लिए, एक तो क्षय स्थिरांक चाहिए और एक क्या चाहिए, एक चाहिए हमें सक्रिय नाभिकों की संख्या सैंपल में। सैंपल कितना दे रखा है, 1 ग्राम। तो हम उसमें नाभिकों की संख्या ज्ञात करें और लैम्डा का मान ज्ञात करें, दोनों को गुणा करें तो हमारे पास रिएक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, वेयर हमें पता है वी नो दैट अर्धायुकाल का हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, अर्धायुकाल t इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन लैम्डा, यही होता है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.693 और अपॉन इस t की जगह हम ये पुट कर देंगे और t का मान हमें पता है, सो लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 और अपॉन इस t की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट अप कर देंगे जो आएगी 4.5 इंटू 10⁹9। ठीक है, ये मेरे पास ईयर में आएगा तो इसका मात्रक पर ईयर आ जाएगा, पर सेकंड की जगह पर ईयर। और मैं आपको बता दूं कि ईयर को अगर मुझे सेकंड में चेंज करना होगा, किसमें चेंज करना हो, सेकंड में, तो हम इसको एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको ईयर में चेंज करेंगे, ईयर से अगर मैं इसको सेकंड में चेंज करूंगा तो हम इसको 3.16 10⁻7 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.16 10⁻7, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं पर सेकंड, बाद में सॉल्व करेंगे। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। ठीक, दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें निकालना है सैंपल में नाभिकों की संख्या। तो हमने तो ये जानते हैं कि 1 मोल में परमाणुओं की या नाभिकों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो 1 ग्राम में अगर हमें निकालना है तो पहले हम मोल निकाल लेते हैं कि इस 1 ग्राम में कितने मोल है। तो मोल कितने होता है, मोल होता है भार बट्टा अणुभार यानी द्रव्यमान बट्टा एटॉमिक नंबर। द्रव्यमान है 1 ग्राम और एटॉमिक नंबर है 238, ये इसका मोल आ जाएगा। 1 मोल में नाभिकों की या परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, तो इसमें अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकलेंगे हमारे पास। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किस प्रकार से आएंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ जाएंगे 1/30 238, ये तो मेरे पास मोल है। इसको 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने मेरे पास इसमें नाभिकों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, मैंने क्या बताया कि 1 मोल में नाभिकों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो पहले हम ये निकालते हैं कि 1 ग्राम सैंपल में कितने मोल होंगे। तो मोल होता है भार बटा अणुभार, भार कितना 1 ग्राम, अणुभार कितना 238, तो ये तो मोल की संख्या आ गई। अब 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं अवोगाद्रो संख्या के बराबर, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालने के लिए इस मोल को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया नाभिकों की संख्या या इस सैंपल में सक्रिय नाभिकों की संख्या। क्लियर, अब हम निकालते हैं वापस क्या, रिएक्टिविटी। तो वैल्यू पुट अप कर देते हैं, पुटिंग अप या सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। तो मेरे पास रिएक्टिविटी R इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा, लैम्डा की जगह आ जाएगा 0.693 अपॉन 4.5 इंटू 10⁻9 इंटू 3.16 10⁻7 और इंटू n से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 6.022 10⁻23 और अपॉन में 238। इस पूरे को जब अपन सॉल्व करेंगे, मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूँ, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 1.23 10⁻4 1.23 10⁻4 पर सेकंड, ये इसकी रिएक्टिविटी आ जाएगी। और हम रिएक्टिविटी का दूसरा मात्रक क्या लिखते हैं, बैक्यूरल लिखते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर कोई यूरेनियम 238 है जिसका हाफ लाइफ दे रखा है, तो 1 ग्राम सैंपल ऐसा अगर हम ले तो उस 1 ग्राम सैंपल की जो रिएक्टिविटी होगी वो आएगी 1.23 10⁻4 बैक्यूरल। इसको अगर मैं व्यवस्थित करके लिखूँ तो ये आ जाएगा 00 बैक्यूरल, यानी कि 1 सेकेंड में 12,300 नाभिक इसमें से विघटित हो रहे होंगे प्रति सेकंड। कितने नाभिक विघटित होंगे, 12,300 नाभिक विघटित होंगे। ये इस 1 ग्राम सैंपल की रिएक्टिविटी आएगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि रिएक्टिविटी अलग अलग होगी सैंपल की ना। 1 ग्राम सैंपल है तो इसकी रिएक्टिविटी ये होगी, अगर सैंपल चेंज हो जाएगा तो रिएक्टिविटी जो है वो भी चेंज हो जाएगी। क्लियर है गाइस, तो इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर काम में लिख लीजिएगा। ऑलराइट,
चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको भी अपन कर देते हैं रफ। चलिए, हम जो भी यूनिट लेंगे वो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंगे, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल्स। तो उसमें समय का सेकंड होता है, इसलिए ईयर दे रखा तो उसको सेकंड में चेंज करेंगे, मिनट है तो भी उसको सेकंड में चेंज करेंगे, सभी को हम एसआई सिस्टम में ही कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्टिविटी और रिएक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिमेन्स 1/32 of its initial reactivity in 25 days. Calculate the half life. किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की जो सक्रियता है वो उसकी प्रारंभिक सक्रियता की 1/32 गुना हो जाती है। मतलब पहले अगर 32 थी तो अब 1 हो जाती है, 1/32 गुना हो जाती है। तो हमें निकालना है ये 1/32 गुना कब हो जाती है, 25 दिनों में इसकी सक्रियता प्रारंभिक सक्रियता का 32वां भाग रह जाती है, क्योंकि हम जानते हैं सक्रियता धीरे धीरे घटती है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की सक्रियता 25 दिनों में प्रारंभिक सक्रियता की 32वां भाग रह जाता है, 1/32 गुना हो जाती है। तो हमें इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी। क्लियर? तो क्वेश्चन है कि रिएक्टिविटी, मान लेते हैं इनिशियल रिएक्टिविटी, लेट इनिशियल रिएक्टिविटी बी आर नॉट। मान लेते हैं कि प्रारंभिक सक्रियता इसकी आर नॉट थी। अब 25 दिन बाद इसकी रिएक्टिविटी कितनी हो जाती है, आफ्टर 25 डेज रिएक्टिविटी बी आर। मान लेते हैं 25 दिन बाद इसकी रिएक्टिविटी आर हो जाती है। हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो 25 दिन बाद रिएक्टिविटी है वो प्रारंभिक रिएक्टिविटी की 1/32 गुना रह जाती है। मतलब प्रारंभिक रिएक्टिविटी की 1/32 गुना। क्लियर? हमें निकालना है कि इसकी अर्धायु क्या होगी। क्लियर? तो वी नो दैट, हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था दैट n इज इक्वल टू होता है n नॉट 1/2 टू द पावर n, ये वाला। और इसके साथ ही रिएक्टिविटी के लिए भी पढ़ा था r इज इक्वल टू r नॉट 1/2 टू द पावर n। तो इस इक्वेशन का अपन यहाँ यूज करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए r किसके बराबर है, r है r नॉट अपॉन 32 इज इक्वल टू r नॉट की जगह r नॉट 1/2 टू द पावर n। क्लियर? यहाँ से देखिए r नॉट से r नॉट कैंसिल, ये आ जाएगा 1/32 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। अब इस 32 को क्या लिख सकते हैं, इस 32 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है? कैसे? 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 बराबर 1/2 की घात n। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये कितनी बार आएगी 2 की घात, 1 2 3 4 और 5। तो इसको हम लिख लेंगे 1/2 की घात 5 बराबर 1/2 की घात n। हमने पढ़ रखा है कि अगर आधार समान है तो इनकी घातें भी समान होगी। तो इस स्थिति में n का मान क्या आ जाएगा मेरे पास, n बराबर आ जाएगा 5। ठीक है? अब हमने ऑलरेडी ये पढ़ा था, वी नो दैट, कल मैंने आपको बताया था कि स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल T इज इक्वल टू होता है n कैपिटल T। कुल समय बराबर होता है n इंटू अर्धायु काल। तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल T का मान क्या आ जाएगा, कुल समय बट्टा स्मॉल n। और कुल समय कितना दे रखा है, 25 दिन दे रखा है। T का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, 25 डेज। तो यहाँ से अर्धायु काल कैपिटल T बराबर आ जाएगा 25 और बटा n का मान कितना 5, तो T बराबर आ जाएगा 5। ये किस में है, डेज में, तो ये भी किस में आ जाएगा, डेज में। क्लियर? तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू कि इसका अर्धायु काल 5 दिन आएगा। ठीक है? इसको मैं एक एल्गोरिथम मेथड से भी आपको समझा दूँ, समझिए। पहले अगर सक्रियता की अपन बात करें, समझना, पहले सक्रियता की, चलो इस एल्गोरिथम को अपन यहाँ नहीं समझते, दूसरे वाले क्वेश्चन में समझ लेंगे। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने फेयर काम में कर लीजिएगा गाइस। ठीक है गाइस? चलिए, तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में भी हम इसी पे कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे
तो मिलता है गाइस अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।